नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। भाजपा और कांग्रेस ने किए जीत के दावे। रामनगर प्रशासन ने निर्माणाधीन 4 रिसोर्ट पर मारे छापे। टीम को मिली अवैध उपखनिज बोरिंग मशीन। 47 लाख का जुर्माना वसूला। हल्द्वानी में सराफा कारोबारियों को लगाया लाखों का चूना। शातिर दंपत्ति ने खरीदे 2,35,000 के जेवरात। खाते में नहीं पहुंचा ऑनलाइन पेमेंट। मामला दर्ज। काशीपुर में डंपर ने ली साइकिल सवार की जान। तेज रफ्तार में युवक को रौंदकर उतारा मौत के घाट। लोगों ने जाम लगाकर की तोड़फोड़। प्रदेश में 3 दिनों से भारी बारिश। प्राकृतिक हादसे रोकने के लिए 154 लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन चिन्हित। 5 झीलें हैं हाई रिस्क। बड़ी तबाही का हो सकता है खतरा। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में गुरुवार को राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जनपद भ्रमण पर गुरुवार काशीपुर पहुंचे। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, गौरव चटवाल, एएसपी अभय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल विश्राम के बाद कार से डाम कोठी स्टेट गेस्ट हाउस हरिद्वार पहुंचे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचंद्रन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता की पूरी तरह से पालना करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव की तैयारी आजकल बड़े ही जोरों शोरों से दिखाई दे रही है और ऐसे में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता दिन रात प्रचार प्रसार में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ मुख्य बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज के दिन एक विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी किया और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर के खुशियां मनाई। वहीं एक और भाजपा कार्यकर्ता का कहना है कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ विजयी प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि कार्यालय का उद्घाटन इस बार भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्णा मणि थपलियाल के द्वारा किया गया। पूरी स्फूर्ति से, पूरी शक्ति से इस चुनाव में उतर चुका है और घर घर तक जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और जनता का हमें एक बहुत ही सकारात्मक ओपिनियन मिल रहा है। एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से जनता हमें बोल रही है कि वो हमें एक बार फिर से चुनाव जिताकर विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को विधानसभा में पहुंचाएगी। और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास की राजनीति करती है उसी तरीके से पूरे क्षेत्र में विकास की नई बयार लाए। जोशीमठ ग्रामीण मंडल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय विधिवत रूप से हमने उसका उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के कार्यकर्ता तन मन धन से पूरी लगन से कार्यक्रम में उनको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम से वो विकास करना चाहते हैं, आज पूरी क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों में बहुत उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उत्साह है, हम घर घर जाकर के लोगों से जिस प्रकार का एक भ्रमण कार्यक्रम हमारा बनेगा और जनता देख रही है कि कौन जोशीमठ क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी को हम भारी मतों से विजयी बना करके उनको विधानसभा देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। उत्तराखंड में मंगलोर विधानसभा सीट पर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। इंडियन इन
दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश भर में परिवर्तन का माहौल बना है और इस उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता दोनों सीटों पर कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। आज देश भर में जिस तरीके से आभूषण को लेकर के उत्साह है और मोदी गवर्नमेंट की एक नैतिक हार है, तो उसको उत्तराखंड के लोगों ने समझा है और इसलिए ये जो विधानसभा के चुनाव में है इसमें करेक्टिव स्टेप के रूप में दोनों जगह कांग्रेस को वोट देंगे और विजयी बनाएंगे और बहुत अच्छे बहुमत से विजयी बनाएंगे। मंगलौर उपचुनाव के चलते जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही मतदाताओं में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मंगलौर विधानसभा के गांव सिक्खर में जहां वहां के लोगों से जानना चाहा कि इस बार वह किसे चुनने जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि पहले उन लोगों के सभी वोट बहुजन समाज पार्टी को जाते थे, पर इस बार वह नए प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को चुनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार वह ऐसे कैंडिडेट्स को चुनेंगे जो उनके क्षेत्र में विकास कार्य करा सके। सब एकदम एक तरफा लहर है भड़ाना साहब की और बीजेपी के सारे साथ हैं अब के यहाँ। और पहले जो यहाँ वोट जाती थी वो बसपा को जाती थी, अब के भड़ाना साहब को जा रही है। यहाँ ऐसा क्यों है कि पहले लोकल भड़ाना जी का कोई मुकाबला नहीं है। भड़ाना जी का जो हमने सुना है, एक उनका अपना व्यवहार, उनका अपना काम, उनका काम बोलता है। एक उनके बहुत ही सरल नेता हैं और 36 बिरादरी के नेता हैं, सबसे प्यार करने वाले नेता हैं। बिल्कुल 100% यहाँ से ना एक तरफा करेंगे हम। पिछले चुनाव में लोकसभा के में भी वो जो भी था वो उनके साथ था उन नेताओं के, और अब के जो है वो भड़ाना जी की वजह से सब एक तरफा करेंगे। हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भैवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी सामने आई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया। आने वाला सीजन मानसून का है, जिसमें रक्सिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतेगी और कांग्रेस के 20 विधायक सदन में पुरजोर तरीके से सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, मानसून का सीजन आने वाला है। जो हेड है रकसिया नाले का, जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं, अभी तक वो लंबित है। 10 करोड़ रुपए के हमने सड़क के प्रस्ताव भेजे, अभी तक लंबित है। भाजपा के विधायकों के काम धड़ाधड़ हो रहे हैं। ऐसा पक्षपात कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलना पड़ेगा। आईएमडी ने उत्तराखंड के लोगों को अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ गई है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उन्होंने कहा गढ़वाल क्षेत्र में, चमोली, देहरादून और पौड़ी में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। भीषण गर्मी और जंगल में आग लगने की कई घटनाओं के बाद राज्य में ठंड का दौर शुरू होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में हर वर्ष मानसून सीजन के चलते भूस्खलन से रास्ते बाधित हो जाते हैं। भूस्खलन के चलते आज पास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते इस वर्ष मानसून से पहले ही तमाम विभाग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की, तो विभाग ने तैयारी पूरी होने का दावा किया। राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य अभियंता ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अभी तक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित कर लिए गए हैं।
जिसमें करीब 154 लैंडस्लाइड सेंसिटिव जोन हैं और इनमें से 114 में ट्रीटमेंट के लिए पहले से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 92 में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि सेंसिटिव जोन में जेसीबी तैनात की गई है, जिसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है ताकि कोई मार्ग अगर बंद हो तो उसकी लोकेशन पता लगाई जा सके। उत्तराखंड राज्य को हर साल प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान होता है, लेकिन अगर कुछ प्राकृतिक आपदाओं का पहले से पता लग जाए तो कई जिंदगियां और राज्य की संपत्ति को बचाया जा सकता है। ऐसी ही कुछ हाई रिस्क झीलों का उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सैटेलाइट के जरिए पता लगाया। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में कई ऐसे खतरनाक झीलें बन गई हैं जो कभी भी बड़ी तबाही ला सकती हैं। अध्ययन में ऐसी कुल 13 झीलों का नाम पता लगा है। इनमें से 5 झीलें हाई रिस्क पर हैं, 2 झीलें इन 5 खतरनाक झीलों की जद में हैं, जिनमें से एक चमोली तो दूसरा पिथौरागढ़ है, यानी कि गढ़वाल और कुमायूं के ऊपर ऐसी झीलें बनकर तैयार हो गई हैं जो अगर टूटी तो तबाही मचा सकती हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग यहां 2 जुलाई के बाद एक्सपर्ट टीमों को भेजेगा। हमारा ग्लॉफ है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो चोराबारी में हुआ था और हमारा धौली गंगा में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके लिए अभी एक्सपेडिशन हमारी जा रही है। एक तो वसुधरा लेक में एक्सपेडिशन जा रही है, जिसमें कि GSI, IIRS, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, हमारे NDRF, ITBP, सबकी एक पूरी टीम जा रही है स्टडी के लिए, और वहाँ पे किस तरह से उसको मॉनिटर किया जाएगा उसको। उसके अलावा 4 लेक हैं पिथौरागढ़ में जो कि रिस्की हैं, हाई रिस्क लेक कह सकते हैं, जो कि कभी आउटबर्स्ट बस्ट करेगी तो दिक्कत हो सकती है डाउनस्ट्रीम में। तो उसकी भी उसके लिए एक्सपेडिशन हम जुलाई में भेजेंगे। तो 2 जुलाई से लगभग यहाँ वसुधरा में जा रहे हैं और वहाँ के लिए पिथौरागढ़ में 4 लेक हैं। रामनगर प्रशासन ने रामनगर में आसपास के क्षेत्रों में निर्माणाधीन रिसोर्ट्स पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 4 निर्माणाधीन रिसोर्ट में टीम ने अवैध खनिज, अवैध बोरिंग संचालित मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 47 लाख का जुर्माना वसूला गया। छापेमारी में रिसोर्ट स्वामियों में हड़कंप मच गया और इस दौरान रिसोर्ट में अवैध उपखनिज का भंडारण मिला, बिना अनुमति के बोरिंग भी मिली। अवैध उपखनिज पर 3 रिसोर्ट संचालकों पर 47 लाख रुपए से अवैध का जुर्माना लगाया गया है। शिकायत मिलने पर SDM रामनगर राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे ने राजस्व व खनन विभाग की टीम के साथ छोई क्षेत्र में 4 निर्माणाधीन रिसोर्ट की चेकिंग की। इस दौरान रिसोर्ट में काफी उपखनिज पाया गया। उपखनिज के प्रपत्र मांगे गए तो रिसोर्ट संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हल्द्वानी में एक ज्वेलर्स को शातिर दंपत्ति ने 2,35,000 का चूना लगाया। ज्वेलरी खरीदने के बाद सराफा को ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट तो दिखा दिया गया, लेकिन खाते में रकम नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 3 बजे एक महिला और पुरुष कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी में पहुंचे। उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया और अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में डायमंड रिंग और 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन खरीदा। प्रतिष्ठान के स्वामी संजीव जैन, अंकुश जैन, तुषार जैन ने दंपत्ति की शादी की सालगिरह में अपने प्रतिष्ठान में केक कटवाकर सेलिब्रेट भी किया और उन्हें डायमंड रिंग तथा 20 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया। शातिर दंपत्ति द्वारा बड़ी होशियारी से स्कैनिंग के नाम पर धोखाधड़ी की गई। जब इसका एहसास ज्वेलर्स को हुआ तो इसकी शिकायत भोटिया पड़ाव पुलिस में दर्ज करवाई गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लगभग 3:30 बजे 2 आए पति पत्नी बन के। उन्होंने यहाँ आके स्टोर में बोला भाई आज हमारी एनिवर्सरी है और हमने थोड़ा सा ज्वेलरी भी खरीदनी है। तो यहाँ पे स्टोर में सब उनका जो है सेलिब्रेशन करा गया, साथ में केक वेक भी कटवाया गया उन्हें बाकायदा, और ज्वेलरी भी उन्हें पसंद करवाई गई। ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी। साथ में उन्होंने जो है 2 कॉइन्स लिए थे और 1 ईयररिंग्स लिए थे, जिसकी टोटल कुल कीमत लगभग 2,35,000 रुपये है। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब पेमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे। वो पेमेंट करने लगे हमारी फर्म के अकाउंट में। तो फर्म के अकाउंट में उसने बोला कि साहब आपका जो है शो नहीं कर रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है। तो 8 बजे मेरे पास फोन आया तो मैं तुरंत इनकी दुकान पर आया और हमने सीधे कोतवाल साहब से बात की है कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें तुरंत भोटिया बड़ाव चौकी, क्योंकि नज़दीक की चौकी भोटिया बड़ाव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन टाइप करके दी और सारा उनको घटना हमने बताई। और हमने अपने ग्रीन सिटी, जो कि हमारे ज्वेलर एसोसिएशन के सदस्य 240 हमारे ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन में सदस्य हैं, हमने उस सारी वीडियो को
जो कि शादी की सालगिरह जो मना रहे हैं वो सारे फोटेज और वगैरह हमने सारे ग्रीन सिटी ग्रुप में डाले हैं। और हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर एसोसिएशन भी हमारा बहुत बड़ा है, जो कि हमने देहरादून के ग्रुप में और हमने दिल्ली के ग्रुप में और उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ ग्रुप चले हैं ज्वेलर एसोसिएशन के, हमने उसमें सारे ग्रुप में डाल दिया कि ये घटना जो यहाँ हल्द्वानी में हुई है और किसी ज्वेलर के साथ ऐसा नुकसान और ठगी ना हो सके। काशीपुर में गुरुवार को सड़कों पर काल बनकर दौड़ रहे तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने एनएच पर जाम लगाकर डंपर में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद भी उत्तेजित लोगों ने जाम नहीं खोला और हादसे का कारण बने डंपर में तोड़फोड़ कर डाली। उधर एसपी अभय सिंह व सीओ अनुषा वडोला ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उत्तेजित लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया। घटना लगभग 3:30 बजे की है। आईजल मोड़ पे एक अनियंत्रित डंपर ने ओवरटेक के चक्कर में उनको अपनी चपेट में लिया, जिनकी उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कितने बच्चे हैं? इनके 3 बच्चे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन को सिर्फ आश्वासन मिला, अभी कुछ नहीं मिला। खाली प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार तल्लीताल कृष्णापुर क्षेत्र में नेपाली मूल के शेर बहादुर नाम का व्यक्ति अपने कमरे में बेसुध पड़ा था, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। एसआई भावना विष्ट और चीता पुलिस कांस्टेबल अमित गहलोत ने स्थानीय लोगों की मदद से बेसुध पड़े व्यक्ति को वीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दिनेशपुर क्षेत्र के ग्राम प्रफुल्ल नगर गांव के किसान सुखदेव सिंह के बेटे परगट सिंह अमेरिका में मौत हो गई है। कैलिफोर्निया प्रांत के फ्रेस्नो शहर में बुधवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अलावा क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजनों ने केंद्र सरकार से मृतक की पार्थिव देह जल्द इंडिया में अपने घर प्रफुल्ल नगर लाने की मांग की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि मृतक परगट सिंह एक अन्य युवक के साथ कार से दुकान खोलने जा रहा था। हाईवे पर उसकी कार को एक लोडेड ट्रक ने टक्कर मार दी। परगट सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार एक अन्य युवक घायल हो गया। आज से 1.5 साल पहले अमेरिका गया और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की वजह से ना यहाँ पे काम होने की वजह से आज हमारा सारा इलाका खाली है, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और हमारे यहाँ के लड़के आज हमारे भाई या हमारी बहनें सब अमेरिका में काम करते हैं। ये कल शाम 5 बजे हमारा भाई सुबह अपने घर से निकला है। उसने अपने स्टोर पे जाना था दुकान पे, और जब घर से निकला अभी रोड पे गाड़ी चढ़ाई है तो दूसरी तरफ से ट्रक आया तो उसने आके मार दिया। तो ट्रक लगने की वजह से उसकी मौके पे ही मृत्यु हुई। तो इस टाइम तो वो अमेरिका में ही है, इसके बारे में ज़्यादा हमको बता नहीं पाएंगे। वो वापस लाने की प्रक्रिया यही है भैया कि 1 महीने का 1.25 महीने का टाइम है, और वहीं से ही मैं सारे जितने भी अमेरिका में हमारे भाई बहन जितने लोग भी हैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे लड़के की देख रेख अच्छी की जाए वहाँ से, और उसको हिंदुस्तान भेजा जाए कि एक बार परिवार भाई और जितने भी हम इलाका वासी हैं अपने लड़के के एक बार दर्शन तो। काशीपुर में रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काशीपुर से मुरादाबाद होते हुए देहरादून के लिए ट्रेन चलाने की मांग के लिए रेलवे स्टेशन मास्टर रविशंकर सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग करते हुए महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि काशीपुर रामनगर से देहरादून के लिए कोई भी ट्रेन न होने के कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए रामनगर काशीपुर से देहरादून के लिए ट्रेन चलाई जानी चाहिए। साथ ही रामनगर से चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 6 आरक्षित बोगियों के साथ जर्नल और स्लीपर बोगी लगाई जानी चाहिए। साथ ही पूर्व में काशीपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन का संचालन होता था, जिसको बंद कर दिया गया, जिसको पुनः काशीपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन का संचालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर यात्रियों को सफ़र करने के लिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए बहुत ही समस्याओं का बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में हमने जिस तरह से यहाँ से 10:30 बजे से
एक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना होती है। उसमें ना ही जनरल बोगी है, ना ही जनरल कोच है और ना ही स्लीपर की बोगी ज़्यादा है। बड़ी संख्या में जनरल टिकट की यहाँ से स्टेशन पर से बिक्री होती है टिकटों की। जब जनरल बोगी उसमें नहीं है तो हमारी मांग यह है कि वो जनरल टिकटों की बिक्री क्यों होती है और ट्रेन छूटने के बाद उनके पैसे वापसी नहीं होते हैं। जिला पंचायत सभागार में विनोद कुमार की अध्यक्षता एवं जीवन चंद्र ओली के संचालन में फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद चंपावत का 10वां द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें विनोद कुमार को निर्विरोध अध्यक्ष एवं जीवन चंद्र ओली को निर्विरोध महामंत्री चयनित किया गया। पहले सत्र में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रियल कार्मिक सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी समस्याओं के निवारण हेतु पदाधिकारियों के साथ त्रैमासिक बैठक की जाएगी। उत्तरांचल शिक्षक कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने लोकसभा चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड एवं ARO चंपावत के आपत्तिजनक व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। तीसरी बार महामंत्री पद का उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं कर्मचारी हितों की भावनाओं को रखते हुए इस संगठन की मजबूती हेतु अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करूंगा। कर्मचारियों की जो भी लंबित प्रकरण है उनको प्रत्येक प्लेटफार्म में उठा करके उनका त्वरित गति से निदान कराना ये हमारा लक्ष्य होगा। हम कर्मचारियों के विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अब आर और पार का संघर्ष करेंगे। बरसात की शुरुआत होते ही हल्द्वानी में जंगली जानवरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। देर रात को गुलदार ने निर्मला कॉन्वेंट के पास एक 7 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। बच्चा अपने पिता के साथ टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकला था और इस दौरान घात लगाए गुलदार बच्चे को उठाकर ले गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना दी। बहुत देर तक बच्चे की तलाश की गई और आज तड़के सुबह बच्चे की बॉडी जंगल के पास मिली। जैसे हम वन विभाग की टीम को हमको सूचना मिली उसी समय से हमारा मूवमेंट वहाँ पे था। हमारी टीम का रात भर सर्च ऑपरेशन चला। इसी बीच मॉर्निंग में जब उजाला हुआ तो तब डेड बॉडी मिली अंदर जंगल में। जो हमारा अंदर रिजर्व फॉरेस्ट है उसे लगा हुआ छकाता रेंज का, उसमें डेड बॉडी मिली। तो उसमें हमने अभी तत्काल मौके पे जाके उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों से मिलके तत्काल 50,000 की तात्कालिक सहायता उनको प्रदान कर ली गई है और उनको आश्वासन दिया गया कि आगे पूरी वन विभाग की टीम उनके साथ है हर समय। तेंदुआ उठा के ले गया और रात भर सर्च की गई है और सुबह इनकी बॉडी उस बच्चे की मिल गई है। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।